अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज जेके बोस इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पपाचीज मौत। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि चैनल पर इससे पहले के सारे प्रोज के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट। और इसमें हम रीडिंग करेंगे स्पेशली लेसन नंबर 6 पपाचीज मौत की। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो होता है हमारा एज यूजुअल इट इज अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं, बेसिकली जो लिखने वाली हैं वो है अरुणदिति रॉय, एंड आर्किटेक्ट बाय ट्रेनिंग। वो एक आर्किटेक्ट हैं बाय ट्रेनिंग, इज नॉवेलिस्ट एज वेल एज द स्क्रीन राइटर। Her first novel, The God of Small Things, from which this extract has been selected. उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। रिमेंबर दिस। ये एक ऐसी नॉवल है जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला है 1997 में। उसके बाद ये एक्चुअली बुकर प्राइज जो होता है इट्स अ प्रेस्टिजियस, बहुत ही ज्यादा और आला मकाम वाला, ऊंचे मकाम वाला प्राइज है ये। She now lives in न्यू दिल्ली एंड इज एन एक्टिविस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट है। और बहुत सारी बात पे इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं या इसकी राइटिंग जो है आती रहती है। स्पेशली कश्मीर के बारे में भी इसके बहुत अच्छे एक्सट्रैक्ट हैं। आप चाहें तो वो भी जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का ये लेसन शुरू। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे जो दो कैरेक्टर हैं मैनली इस लेसन की अगर हम बात करें, पपाची बेसिकली दादाजी का कैरेक्टर यहाँ निभा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। पपाची एक दादाजी होते हैं, एक ग्रैंडपा होते हैं। और मौत जो है बेसिकली जुगनू, अगर आपने देखा होगा, एक तरह का कीड़ा है। हम उस पपाचीज मौत के बारे में आज जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज का ये प्यारा सा लेसन स्टार्ट। ये जो पपाची हैं, इनकी जो वाइफ होती है उसका नाम होता है ममाची। Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi's retired from government services in Delhi and came to live in Iminam, the Kottayam Bible Society. तो सबसे पहले ममाची ने पिकल्स मेकिंग यानी कि अचार जो होता है, अचार बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया था कमर्शियली, यानी कि जिसे वो बेचा भी करती थी। और ये कब उसने स्टार्ट किया? जब पपाची की रिटायरमेंट हो जाती है गवर्नमेंट सर्विस से न्यू दिल्ली में, और ये आइमिनम में रहने चले जाते हैं, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो ये जगह जो है एक अपार्टमेंट सा है और ये केरला में है। ठीक है, तो वहां रहने चले जाते हैं। द कोट्याम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग ए फेयर एंड आस्क्ड ममाची to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. तो सबसे पहले क्या काम होता है जिसे हम कहेंगे कि एक क्रिश्चियन सोसाइटी है, बाइबल सोसाइटी, कोट्याम बाइबल सोसाइटी के नाम से मशहूर है। उनके यहाँ एक मेला होता है, फेयर का मतलब होता है मेला, और जिन्होंने ममाची को एक आर्डर दे रखा होता है कि वो अब उसके हाथ के बने हुए कुछ फेमस मशहूर बनाना जाम्स और टिंडर मैंगो पिकल यानी कि अचार से बने हुए जो मैंगोज होते हैं वो पेश करे। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है, एक तरह का उसको एक आर्डर मिला होता है इन अचार्स को और इन फेमस जाम्स को बनाने के लिए। इट सोल्ड क्विकली एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप विद। तो सबसे पहले क्या काम होता है कि ममाची बहुत जल्दी ये सारी चीजें जो बनाती है वो बहुत अच्छे से सोल्ड हो जाती हैं, और उसे लगता है कि वो जो है अब उसे बहुत सारा ऑर्डर्स आने वाले हैं और आ रहे हैं, तो वो अकेले शायद इसको कोप अप नहीं कर पाएगी। Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year around.
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसने एक बात जिसे हम कहेंगे, इस सारी सक्सेस से वो बहुत खुश होती है और उसने अचार और चटनी जिसे हम कहेंगे डिसाइड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम, और चटनी बनाने में अपने आप को इतना मशगूल करती हैं और उसको जारी रखने का फैसला रखती हैं। उसने देखा कि वो पूरा साल इसमें बड़े अच्छे से जो है बिजी रहती है, ठीक है, ऑल अराउंड द ईयर। Papachi's for his part was having trouble coping with the ignominy of retirement। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जहां तक पपाची का बात अगर हम बात करें तो उसने देखा कि बेसिकली उसका जो पपाची का ताल्लुक है वो अपनी रिटायरमेंट होने की वजह से बदनामी का सामना करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, क्योंकि जब इंसान रिटायर हो जाता है तो वो मेंटली भी रिटायर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सर्विस रखी होती है ना 60 ईयर्स का, जैसे हमारे कश्मीर में अभी चल रहा है कि 60 ईयर्स के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यही समझती है कि 60 ईयर्स के बाद आप काम करने के काबिल नहीं है, वो आपको रिटायर कर देते हैं। और ऐसा भी है कि 60 ईयर्स के बाद कुछ लोगों का मेंटल रिटायरमेंट हो जाता है, और ऐसा ही पपाची के साथ भी था कि उसका मेंटली रिटायरमेंट हो चुका था और वो इस जिसे हम कहेंगे इस बदनामी से, इस इग्नोमिनी से अपने आप को बहुत दिक्कत में महसूस कर रहा था। He was 17 years old then Mamachi and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime। वो जो उसकी उम्र थी वो मामाची से 17 साल अलावा थी, ठीक है। अगर वो रिटायरमेंट हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ, अगर 60 ईयर की हम रिटायरमेंट रख लेते हैं तो 17 यानी कि उसकी वाइफ अभी अपने प्राइम में थी, 17 यानी कि 40s में थी, तो ऑब्वियसली वो उससे अच्छी भी दिखती थी। और पपाची जो थे वो अपने आप को एक बूढ़ा आदमी समझता था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, और अपनी वाइफ को जब वो जवानी की हालत में देखता था तो उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस होती थी इस बात से। दो ममाची हैड कॉनिकल कॉर्नियाज एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड। सो सबसे पहले ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है कॉनिकल कॉर्नियाज, जिसमें आप मानो कि एक आदमी हाफ पार्शली जो होता है ब्लाइंड होता है, वो अच्छी तरह से चीजों को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता। तो ममाची को ये बीमारी थी, वो एक मेडिकल डिसऑर्डर से जूझ रही थी, और जिसे हम कहेंगे कि ये बेसिकली आंखों का जो ये सफेद पोर्शन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सफेदी वाला हिस्सा सुकड़ता जा रहा था, ये उसकी एक बीमारी थी। Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranked ex-government official। अब ये जो पपाची था ये बिल्कुल भी अपनी वाइफ के साथ किसी भी तरह का कोई भी हेल्प नहीं करता था, क्योंकि वो ये समझता था कि एक एक्स रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये काम सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting। और सबसे पहले वो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था, किसकी वजह से, कि उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता था लोगों की तरफ से, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मशहूर हो रही थी, तो इससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। He slouched around the compound in his immaculately, जिसे हम कहेंगे tailored suits, weaving swollen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric। तो सबसे पहले वहां पे उसके लिए क्या काम करता था, वो बहुत जिसे हम कहेंगे बढ़िया से ढंग के सिले हुए कपड़े पहनता था, और जिसे हम कहेंगे और जो था कि वो अपने आंगन में घूमने लगता था, कंपाउंड में स्लॉचिंग करता रहता था इधर उधर, जैसे पागलों की तरह हम कहेंगे कि आंगन में सस्ता रहता था, घूमता रहता था। और लाल मिर्च और ताज़ा पिसी हुई हल्दी के जो ढेर होते थे गिरद, जिसे ढेर के गिरद चक्कर वगैरह लगाया करता था, काटता रहता था, उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था। जहां उसने पिकल्स बनाने के लिए वो मिर्च या पाउडर लाए होते थे तो उनके इर्द गिर्द राउंड में, सर्कुलर राउंड में चक्कर वगैरह घुमा करता था। सो वॉचिंग ममाची, यहां पे फिर से एक बात समझनी होगी कि वो किसे देख रहा होता था, ममाची को वॉच करता था। वॉचिंग ममाची सुपरवाइज द बॉइंग एंड वेइंग
द साल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज। और वो क्या काम करता था, ममाची को नींबू और कच्चे जो आम थे खरीदते हुए, उनका वेट करते हुए या उनको बेचते हुए, ठीक है, उनमें नमक मिलाते हुए और उन्हें बाद में सुखाते हुए देखता रहता था। सो व्हाट वाज दैट, एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर वेस। सो हर रात वो उसे एक पीतल के बने हुए फूल दान जिसे हम कहते हैं, जिसमें फूल रखे जाते हैं, फ्लावर वेस में, उसे मारता करता था, बहुत ज्यादा मारता था। द बीटिंग वेर नॉट न्यू। ये जो बीटिंग्स थी या ये जो मार थी ममाची के लिए कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं थी। वट वॉज द न्यू वॉज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस। सिर्फ उसके लिए फ्रीक्वेंसी नई थी कि किसी रोज वो कम मार पड़ती थी, किसी रोज ज्यादा मार पड़ती थी, यही डिफरेंस था। मार तो रोज की पड़नी ही थी। What was new? That was only the frequency, यानी कि कितनी देर तक वो मारता था, कैसे मारता था। One night, Papachi broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the river. एक दिन क्या काम होता है कि एक रात पपाची जो होती है वो पपाची जो होते हैं वो ममाची की वायलिन की जो है कमान को तोड़ डालता है और उसे दरिया में फेंक देता है, क्योंकि वायलिन बजाना भी ममाची सीखती है। वो लेटर ऑफ द पार्ट सेशन में हम इसके ऊपर फिर बात करेंगे। सो ऐसा सिचुएशन था, उसने एक बार वायलिन तोड़ के फेंक दिया। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देन चाको केम फ्रॉम फॉर ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम चैको होता है, वो आ जाता है समर वेकेशंस के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। He had grown to be a big man and was in those days strong from roving for Bellone. So सबसे पहले क्या काम करता है कि वो बहुत अच्छे से ग्रोन हो गया है, अच्छा तगड़ा हासा बंदा बन गया है, ठीक है। In those days strong from rowing. Rowing बेसिकली एक गेम है जो खेली जाती है और जिसे हम कहेंगे उन दिनों, जिसे हम कहते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है और वो घर आता है। और ये जो रोविंग का मतलब है, ये किश्ती चलाने की कुश्ती है बेसिकली, ठीक है, फाइट जिसे हम कहेंगे। और वो बेलोल में ये सारी चीजें करता है। बेलोल बेसिकली कॉलेज का नाम है जिस कॉलेज से वो पढ़ रहा है और उस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहां मतलब ये है कि वो रोविंग में बेसिकली अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। A week after he arrived, एक हफ्ता जब उसे आए हुए हुआ था, he found Papachi beating Mamachi in the study. So उनके घर में जो स्टडी रूम बना हुआ था, तो एक दिन वो देखता है कि पपाची जो है ममाची को मार रहे हैं स्टडी रूम में। चैको स्ट्रोड इनटू द रूम। स्ट्रोड होता है जल्दी से घुस जाना, अचानक दरवाजा खोलना और बहुत जल्दी से गुस्से में अंदर आ जाना। वो अंदर आ जाता है और रोड करता है। कॉट पपाचीज वेस, जो पपाची के हाथ में जो वेस होती है उसे पकड़ लेता है और हैंड एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक। उसके हाथ को पकड़ के ऐसे मोड़ के उसके पीछे घुमा देता है, हाथों को मोड़ के, क्योंकि वो तगड़ा बंदा है। यहां ऊपर ही बताया गया है कि वो बहुत तगड़ा है। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन। और क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की जाए। ही टोल्ड हिज फादर, वो अपने बाप से कहता है, एवर, यानी कि कभी भी इस घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे पपाची सैट इन द वरेंडा एंड स्टार्टेड स्टोनली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उसके बाद उस पूरे दिन के लिए पपाची वरेंडा में बैठ जाते हैं एंड स्टेयर्ड होता है किसी गहरी नजर में किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखना। स्टोनली होता है जैसे पत्थर की तरह, किसी से कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, और उनके सामने जो एक सजा हुआ बाग बनाया गया था उसकी तरफ देखता है। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ द फूड, क्योंकि वहां तो बिजनेस चल रहा था, अंचास का पिकल्स का, ये सारी चीजें, उन सारे लोगों को बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहा था। प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम। अब ये एक और कैरेक्टर है इसमें, कोचू जो है बेसिकली शायद वो कोई काम करने वाली है वहां पे, तो वो उसके लिए जो भी प्लेट्स खाने के दिन में लाती तो उसे भी बड़ा इग्नोर करता था, बिल्कुल भी नहीं खाता था और साइड में रखता। लेट एट द नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट मैग्नोनी रॉकिंग चेयर।
तो मैग्नोनी रॉकिंग चेयर एक तरह की चेयर होती है जो आगे पीछे फोल्ड हो जाती है। जैसे मतलब कोई बंदा ऐसे लेट के पीछे सो जाए, इस तरह का एक चेयर होता है, और वो चेयर आगे पीछे होने वाला रोलिंग वाला एक चेयर होता है, जिसे वो बहुत पसंद करता था। उसे लाता है और क्या काम करता है, स्टडी से उस चेयर को बाहर लाता है। फेवरेट मैग्नोनी रॉकिंग चेयर, ही पुट इट डाउन इन द मिडिल ऑफ द ड्राइव वे। ड्राइव वे का क्या मतलब होता है, जो घर में आने का, बाहर देखो जहां पे घर बना होता है, आपके गेट से घर में आने का एक रास्ता होता है, तो उसे ड्राइव वे कहा जाता है। तो वो उसमें मतलब घर से बाहर निकाल के ड्राइव वे में रखता है उस चेयर को, और क्या काम करता है, एंड स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स विद अ प्लम्बर्स मॉकी रेंच। उसके बाद क्या काम करता है, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लाता है इसको, जिसे हम कहेंगे उस चेयर को लाता है, और उसे बाद में क्या काम करता है कि जो प्लम्बर होते हैं ना, जो अगर में पाइप्स वगैरह की फिटिंग वगैरह करते हैं, उनके पास एक रेंच होता है, आपने देखा होगा रेंच। तो वो उस रेंच से उसे बिल्कुल तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में कर देता है। ही लेफ्ट इट देयर, और उसके बाद क्या है, बिट्स विद द प्लम्बर्स मॉन्की रेंच, जो मॉन्की की तरह होता है सामने से, उसकी वजह से उसको पकड़ के अच्छे से चेयर को पूरे तरह से तोड़ वोड़ के बिट्स में चेंज कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्योंकि वो सारा गुस्सा जो है अब वो चेयर पे निकाल रहा है, क्योंकि उसका जो बेटा है चाको, उसने अच्छे से उसकी जो क्लास लगाई थी ना, वो बड़ी मजेदार थी, और उस क्लास की वजह से अब वो सारा गुस्सा जो है, जो वो पीटा करता था मामाची को, वो अब किस पे उतार रहा है, वो अपनी फेवरेट चेयर के ऊपर। He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splendid wood. He never touched Mamachi again. उसके बाद क्या करता है, वो उस कुर्सी को वहीं पे स्मैश की गई कुर्सी को मूनलाइट में, चांद की रोशनी में वहीं फेंक के आता है, और जो लकड़ियों का वो ढेर बना होता है, क्योंकि वार्निश है, वुडन चेयर इसने तोड़ी है, और वुडन वार्निश विकर जो होते हैं, उसके ऊपर जो वार्निश के टुकड़े पड़े हुए थे वो अलग से पड़े हुए हैं। सिम्पलेटर, जिसे हम कहेंगे स्प्लिंटर्ड वुड जो है, वो भी वहां पड़ी हुई है, और उसका ढेर जो है, लकड़ियों का पूरा ढेर जो है इस चेयर का, वो वहां पड़ा हुआ है। ही नेवर टच्ड ममाची अगेन, उसने कभी भी ममाची को वापस से छुआ नहीं, कभी मारा नहीं। बट ही नेवर स्पोक टू हर ईदो, और ना ही उसने कभी ममाची से उसके बाद कभी बात की। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड वेन, जब तक वो जिंदा रहा, उसने उसके बाद कभी भी ममाची से कोई बात नहीं की, और ना ही उसे कभी मारा। When he needed anything, he used Kochumaria or baby, जिसे हम कहेंगे कोचोमा, as intermediaries, जिसे हम कहेंगे जब भी उसे कोई चीज जरूरत पड़ती थी, या तो वो कोची को बुलाया करता था, कोचुमारिया को, या तो वो बेबी जिसे हम कोचोमा कहेंगे उसे बुलाया करता था, उसे एज इंटरमीडिएट यूज करता था, यानी कि उसको बात बता के मामाची से कोई बात पूछ लेता था, या उसको जरूरत अगर पड़ती। वैसे भी वो ऐसा बंदा था कि उसको अपनी वाइफ से इतनी ज्यादा नफरत थी ना, बंदा बेचारा बिल्कुल भी अपनी वाइफ को जिसे हम कहें ना टॉलरेट नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते, बट यस, जिसे हम कहेंगे ये कुछ हद से ज्यादा ही हो गया था। तो चलिए बात करते हैं आगे। In the evening, when he knew visits were expected, he would sit in the veranda and sew buttons that were not missing into his shirts to create an impression that Mamachi neglected him. अब जब शाम को उसे पता चल जाता था कि जो लोग ऑर्डर लेने आने वाले हैं वो अब आने वाले ही होंगे, तो उससे पहले वो एक काम करता था हमेशा से। He would sit on the veranda, वो वेरेंडा के ऊपर बैठा रहता था, and sew buttons, और शर्ट में बटन्स लगाता था जो कभी मिसिंग थे ही नहीं, यानी कि वो बटन्स लगे हुए होते थे, लेकिन फिर भी नीडल और गोट, पनगोट जिसे हम कहेंगे, लेके बैठ जाता था और उसे सिलाई करने की कोशिश करता था, ताकि उसे ये इंप्रेशन डाल सके कि उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी उसका ख्याल जो है नहीं रखते हैं। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर corroding Imenem's view of working wives. So obviously कुछ हद तक जिसे हम कहेंगे टू ए स्मॉल डिग्री, इस बात में वो सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि कुछ हद तक वो आइमेनेम्स की इस जो सोसाइटी थी यहाँ के लोगों को इस बात को समझाने में काबिल हो गया कि जो वर्किंग वाइव्स जो होती हैं वो अपने हस्बैंड्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो इससे ये थोड़ा सा जिसे हम कहेंगे कि वो कामयाब हो जाता है इस बात में।
he finally bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Monor. So अब यहां से अच्छी कहानी शुरू होती है. फाइनली अब वो क्या काम करता है, क्योंकि उसे मामाची से एक बदला लेना है. किस बात का? वो फाइनली क्या काम करता है, उसने हल्के पीले रंग की एक प्लाईमाउथ गाड़ी, जो उस वक्त मतलब इंग्लिश जमाने में, अंग्रेजों के दौर में अगर किसी के पास ये होती गाड़ी होती तो वो बड़ा ही लग्जरियस माना जाता था, बड़ा ही रॉयल माना जाता था. तो जिसे हम कहेंगे वो मुनार में रहने वाले एक अंग्रेज से, बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली एक गाड़ी उसने. ही बिकेम ए फेमिलियर साइट इन द आइमिनम. और फाइनली एक अच्छी गाड़ी, और उस दौर में गाड़ी रखना भी एक अच्छा एक इंप्रेशन था, और उसकी वजह से बड़ा ही फेमिलियर हो गया वो बंदा. कहां पे? आइमिनम में, उस सोसाइटी में जहां पे वो रहते थे केरला के अंदर. कॉस्टिंग इंपॉर्टेंटली डाउन द नैरो रोड in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. अब ये क्या काम करता था? गुस्सा निकालने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए वो इंपॉर्टेंटली ड्रॉन इन द नेरो, वो उन नेरे छोटे छोटी गलियों में वो गाड़ी को चलाता था, जिसे हम कहेंगे कि वो रोड पे जब निकल के एक बड़ी सी गाड़ी को लेके छोटे नेरो पाथ्स में, छोटे छोटे गलियों में से जब वो गुजर के जाता था, आइनमेंस की उन गलियों में से, तब क्या होता था? लुकिंग आउटवर्ड एलिगेंट, बाहर से तो दिखने में बड़ा ही एलिगेंट खूबसूरत दिखता था ये मंजर, लेकिन बट स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वूलन स्वेट्स, क्योंकि वो बहुत टाइट वो टाई वाई बांध के बड़ा जबरदस्त वूलन के क्लोथ्स में रहता था, कोट पैंट लगा के, ताकि वो एक ऑफिशियल दिख सके, एक इंप्रेशन उसका पड़ सके, क्योंकि उसे लगता था मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वाइफ अभी जवान है, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपना एक इंप्रेशन बनाने के लिए एक गाड़ी लाई बंदे ने, अच्छे से ड्राइव कर रहा है बाहर. ठीक है, लोगों के ऊपर, जैसे हम कहेंगे ना, जैसे आजकल लोग थार वाले जो इंप्रेशन डाल रहे होते हैं, या तो हम कहेंगे या बाइक्स वाले जो नई नई बाइक्स लाई है ना, जहां कहीं लड़की दिखी नहीं, घुमा के रेस ऑन कर दो एंड ऑल दैट. ठीक है, बट ये सब बकवास चीजें हैं, इनसे लाइफ आगे नहीं बढ़ती. ठीक है, जिंदगी में कोई ऐसा काम करो जिससे लोगों की लाइफ बने. ठीक है, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां. ये बहुत ही अच्छा शार है, अचानक मुझे याद पड़ा कि इंसान को तो दर्द दिल के लिए पैदा किया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था. ठीक है, बट हम तो क्या है, हम एक कंपटीशन में लगे हुए हैं, जहां हम किसी तरह से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन लाइफ बिल्कुल भी ये नहीं है. इससे पहला वाला लेसन जो आपने पढ़ा है गौतम बुद्धा के ऊपर, उसमें कितनी जबरदस्त डेफिनेशन दी है लाइफ की, कि बेसिकली ये मिट्टी के बने हुए बर्तनों से कंपेयर किया है बुद्धा ने लाइफ को, कि लाइफ टूटी, बर्तन खत्म, एंड फिनिश, यू विल नॉट बी एबल टू यूज देम अगेन. सो सेम इज द लाइफ. अब इसकी इंप्रेशन से कुछ बनने वाला नहीं था. सो विल टॉक समडे अबाउट द सेम. अब वो बंदा सूट वूट पहन के जब निकलता था, बाहर से तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा पसीने उसको आते थे, क्योंकि वो वूलन के क्लोथ्स लगा के, वो टाइट वाला सूट वूट पहन के, ऊपर से बटन वटन शर्ट के बंद करके, टाई वाई लगा के, इंप्रेशन तो डालनी थी हम साइयों पे. ठीक है, ही वुड नॉट अलो मामाची आर एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट. और कार भी बड़ी सख्ती बंदे की. ठीक है, कभी किसी घर वाले या फैमिली मेंबर को गाड़ी में अंदर बैठने नहीं दिया, और इवन टू सिट इन इट, और कभी किसी को कहा नहीं भाई अपन की गाड़ी है, कोई टच नहीं करेगा. ठीक है, द प्लाईमाउथ वॉज पापाजीज रिवेंज. और ये क्या था? ये बेसिकली एक रेवेंज था. किससे? मामाजी से, अपनी वाइफ से. कौन सा रिवेंज भाई? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे. Papaji had been an imperial entomologist at the Pusa Institute. After independence, when the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. ठीक है, अब पपाची जो था, जिसे हम कहेंगे had been imperial entomologist. इंपीरियल उस वक्त, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहां पे एक वर्ड आता है आपकी हिस्ट्री का, इंपीरियलिज्म. जब भी हम बात करते हैं ना इंपीरियल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला बंदा, इंपीरियलिस्ट. ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट था. एंटोमोलॉजिस्ट का उर्दू मीनिंग होता है महकमा हशरियात. ठीक है, सो महकमा हशरियात जो है बेसिकली एक ऐसा महकमा है जहां पे
कीड़े मकोड़ों की जानकारी की जो है स्टडी जिसे हम कहे जाएंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स सिंपली, ठीक है। तो वो उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा प्यूसा इंस्टीट्यूट था तो वहां पे काम करता था। लेकिन जब आजाद हो गया भारत तो उसके बाद उसकी एक्सपीरियंस के बेस पे उसकी जो पोस्टिंग है वो वाज चेंज्ड और उसे क्या क्या फ्रॉम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया उसे, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का। द ईयर ही रिटायर्ड he had risen to a rank equivalent to the director। जिस दिन वो रिटायर होता है, जिसे हम कहेंगे रिटायर होने के टाइम पे वो इक्विवेलेंट हो चुका था, उस रैंक तक बराबर पहुंच चुका था कि जिसे हम डायरेक्टर की पोस्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट उसके बराबर था। His life's greatest setback was not having had a moth that he had discovered named after him। और उसकी लाइफ का सबसे डिस्करेजिंग मोमेंट, जिसे सबसे सेटबैक जिसे हम कहेंगे, और सबसे बड़ा जिसे हम कहेंगे दुखद घटना जो उसके साथ हुई थी वो ये थी कि उसने एक इंसेक्ट को इजाद किया था, या डिस्कवर, हम इजाद तो नहीं कर सकता लेकिन डिस्कवर किया था, जो बाद में उसके नाम से डिस्कवरी नहीं मिली, डिस्कवरी किसी और के नाम से मिली। उसकी कहानी जो है हम आगे बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली ये क्या होता है, उसके नाम पे क्या है, उसने जिंदगी का जो सबसे बड़ा झटका खाया था ना वो यही वाला था। उसकी वजह से उसकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। नाउ इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वेरेंडा ऑफ अ रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड। अब क्या होता है काम कि उसकी नौकरी वालों के दिनों जब एक शाम वो खेत में लंबे लंबे जिसे हम कहेंगे दिन भर के काम के बाद रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा हुआ था। उस दिन क्या होता है, तो ये जो बेसिकली ये जो कीड़ा था जो उसने इजाद किया था, ये पतंगा गिरते हुए उसके शराब वाले प्याले में आ गिरा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने इसे पकड़कर बाहर निकाला तो उसने पतंगे के पीछे वाले हिस्से को, बालों के गुच्छों को गैर मामूली तौर पर घना पाया। अब जब इसने इसको बाहर निकाला इसमें से, ये बेसिकली एक बटरफ्लाई की फैमिली में से आता है, आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा, तो बायो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, बट फिलहाल तो आप इतना समझ लो कि ये बटरफ्लाई की फैमिली से एक है इंसेक्ट था जिसकी खोज उसने की थी। उसने देखा कि इसके ऊपर कुछ पीछे जो साइड में जो कीड़ा बना हुआ था, तो इसके ऊपर कुछ अच्छे से पीछे घने हुए बाल थे इस कीड़े के ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, as he picked out in noticed it usually dense dorsal trots, तो ये वही है टफ्स जिसे हम कहते हैं, वो उसने नोटिस किया उसके ऊपर। डोर्सल टफ्स मीन्स वो घने बाल जो थे उसके ऊपर। ही टुक अ क्लोजर लुक, उसने उसे बहुत जांच के देखा, ठीक है, और ज्यादा जब गौर से देखा उसने, विद ग्रोविंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट, मेजर्ड इट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू एवापोरेट। तो उसने क्या काम किया, दूसरे दिन उसको उसमें से निकाला, ठीक है, और बड़े गौर से उसे देखा, जज्बे के साथ उसने टांग दिया, उसकी पैमाइश की और वेट निकाला, और अगली सुबह उसने कुछ घंटों के लिए उसे धूप में छोड़ा, क्योंकि वो शराब के प्याले में जो गिरा हुआ था, ताकि शराब का असर जो है वो बाहर निकले। तो उसने वो सारी चीजें की। फिर उसने दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी सुबह के दिन, ठीक है, ताकि वो एवर देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली, और दिल्ली चला जाता था। द टेक्सोनमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम, और उसे ये आइडिया था कि जब वो एक टेक्सोनमी डिपार्टमेंट को ये ट्रांसफर करेगा ये और कहेगा कि मैंने इसे डिस्कवर किया है, तो उसने कहा था कि इससे उसे कुछ चीज की फेम मिल जाएगी, कुछ मशहूरी मिल जाएगी। आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है, 6 खतरनाक जिसे हम कहेंगे मंथ्स गुजरने के बाद, परेशानी भरे दिन, 6 महीने नाकाबिले बर्दाश्त के बाद, जो पपाची को गहरी नाउमीदी हुई। क्यों हुई वो? पपाचीज इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट कैम। ही वॉज टोल्ड दैट हिज मौत हैड फाइनली बीन आइडेंटिफाइड एज अ स्लाइटली अनयूजुअल रेस, कि ये आइडेंटिफाई हो चुका है, ये एक स्लाइटली अनयूजुअल रेस है, ठीक है, बहुत कम दिखाई जाने वाला एक स्लाइटली अनयूजुअल रेस है ऑफ अ वेल नोन स्पेशीज, और ये बेसिकली एक नून स्पेशी है, यानी कि ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, आप इसके नए डिस्कवरी मेंबर नहीं हो।
दैट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल फैमिली, जो एक ट्रॉपिकल फैमिली में से जिसे हम कहेंगे ताल्लुक रखता था, और जो बटरफ्लाइज की एक फैमिली में से ताल्लुक रखता था, और ये गैर मामूली नस्ल में से था, जो कि जिसे हम कहेंगे लाइमन ट्राइडे नाम की एक फैमिली है के नाम के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसे कहा गया कि ये ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है, तो उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बात से। द रियल ब्लो कैम 12 years लेटर, और उसके बाद एक बहुत बड़ा धचका आया, वो भी 12 साल बाद, when as a consequence of a radical taxonomic reshuffle। आपको पता है ना कि जब भी किसी चीज की स्टडी की जाती है तो उसके कुछ असूल बनाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं। जब टेक्सोनॉमी में एक जिसे हम कहेंगे क्या काम कहते हैं कि एक रिशफल हुआ इन सारी सिचुएशंस में, तो जब उसमें रिशफल देखा गया को पतंगों के बारे में इस माहिर साइंसदान का ये फैसला आया, फाइनली कंसिक्वेंसेस केम अ रेडिकल टेक्सोनॉमी रिशफल। लेपिडोप्टेरिस्टस डिसाइडेड दैट, जो वहां पे लेपिडोप्टेरिस्टस थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दैट पपाचीज मॉथ वाज इन फैक्ट ए सेपरेट स्पेशी, और उनको ये लगा कि ये पपाचीज मॉथ जो था ये बेसिकली एक सेपरेट स्पेशी है, अलग से है, एंड जीनस हिटेटो ही पढ़ा जाएगा इसे, हिटो अननोन टू द साइंस, और जो कि अननोन था साइंस में। तो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये पपाची के लिए बेसिकली, कि जो चीज उसने बनाई, जिसे हमने डिस्कवर की, बना तो नहीं सकता है, फिर से एक बार बता रहा हूं, तो वो ऑलरेडी डिस्कवर नहीं हुआ था, वो एक सेपरेट स्पेशी थी। और अनफॉर्चुनेटली क्या काम होता है, बाय देन ऑफ कोर्स पपाची हैड रिटायर्ड, और उस वक्त तो पपाची रिटायर हो चुके थे, एंड मूव टू आइमिनम, और वो केरला में जा बसे थे उस वक्त में। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसेट हिज क्लैम टू डिस्कवरी, और उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी कि वो अपनी इस डिस्कवरी को क्लैम कर पाता। ठीक है, सो बहुत ही दुखद कहानी है। हिज मॉथ वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, और उसका नाम, जो उसकी सर्च थी, वो उसके एक जूनियर जिसे हम कहेंगे एक्टिंग डायरेक्टर, जो कि अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर था एंटोमोलॉजी का, उसके नाम से रिसर्च चली जाती है। और जूनियर ऑफिसर हुम पपाची हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड, और वो भी ऐसे बंदे के नाम से पब्लिश हो जाती है कि इसने ये डिस्कवर किया है, जिसे पपाची बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि पपाची अब आगे किस तरह की लाइफ जो है वो गुजारते हैं। In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, और उसके बाद क्या होता है, आने वाले सालों में अगरचे वो अपनी खोज के बहुत पहले के वक्त से, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ही बदमिजाज रहा था, या हम कहेंगे कि इल ह्यूमर्ड रहा था, कि उसका ह्यूमर बड़ा ही गंदा था। ठीक है, तो उसके गुस्से और अचानक भड़क उठने के लिए पपाची के पतंगे को ही जिम्मेदार माना जाता था। और ये शायद मेरे ख्याल से, जिसे हम कहेंगे, या राइटर के ख्याल से भी ये इस बात सही है कि शायद ये वही था कि उसका जो ये ब्लैक मूड था, सडन बाउट्स ऑफ टेम्पर जो उसे चढ़ जाते थे, कभी कभार गुस्सा आना, ये सारी चीजें शायद इसी जो सेटबैक था, इसी की वजह से था कि उसका डिस्कवर किया हुआ एक पतंगा, जिसे हम कहेंगे एक तरह का कीड़ा, वो किसी और के नाम से जो है दुनिया में मशहूर हुआ, और किसी और को ये फैम मिला। इट्स पर्निशियस घोस्ट ग्रे फरी एंड विद अनयूजुअल डेंस डॉर्सल टफ्स हॉन्टेड एवरी हाउस दैट ही एवर लिव्ड इन। और हमेशा से इसके जो खौफनाक और वो बुरे रेशे वाले पिछले हिस्से में जो गैर मामूली जो गुच्छों का तस्वर था, या जो बाल उसे नजर आए थे, जो जब भी जिस घर में जाता वो कभी भी उसको दूर नहीं कर पाता था अपने आप को, क्योंकि वो हमेशा उसे पिंच करते रहते थे, हमेशा उसे हॉन्ट करते रहते थे। इट टॉर्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ था, इस गुस्से की वजह से उसने अपने जवानों के दिनों में क्या हुआ था
कि उसका तस्वर हमेशा से उसके जहन में घूमता रहता था और इस अजियत देता रहता था उसके बच्चों को, और उसके बच्चों के बच्चों को भी इस अजियत का सामना करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो ब्लेंडर हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था। अनटिल द डे ही डाइड, और कब तक ये कहानी जारी रही, जिस दिन वो दुनिया से गुजर जाता है। इवन इन द स्टिफिंग Eminem's heat, every single day, Papachis wore a well-pressed three-piece suit and his gold pocket watch on his dressing table next to his calling and silver hairbrush. और सबसे पहले क्या काम करता था, ये हमेशा से Eminem's की बहुत ज्यादा तेज तरार गर्मी में एवरी सिंगल डे, हर रोज पपाची क्या काम करता था, एक वेल प्रेस्ड, एक अच्छे से प्रेस किया हुआ सूट पहनता था एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच, और गोल्ड की एक पॉकेट वॉच उसके साथ में होती थी ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल, और उसके ड्रेसिंग टेबल पे ये हुआ करती थी नेक्स्ट टू हिज कोलन, जिसे हम कहेंगे एक तरह का एक परफ्यूम होता है। ठीक है, उस दिन से उसे जब तक मौत आई तो वैसा ही सिचुएशन था, और हर रोज वो क्या काम करता था बेसिकली, जिसे हम कहेंगे आइनमैन की जबरदस्त गर्मी में भी एक साफ सुथरा थ्री पीस सूट पहना करता था। सोने की जो जेबी घड़ी होती थी जो बदन में लटकाए रखता था, उसकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक अतर वाली शीशी जिसे हम कहेंगे पड़ी होती थी, और यहाँ पे कॉलेज मीन्स दैट अतर वाली वो शीशी, सेंट जिसे हम कहेंगे। और चांदी की कंघी के बगल में उसने अपनी जवानी के दिनों का एक फोटो रखा हुआ था। ठीक है, ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज दिस कॉलेज एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन, और अपनी पिक्चर साइड में टेबल पे लगा रखी थी कि बंदा यंग है, जवान है। ठीक है, विद हिज हेयर स्लिक डाउन, तेरे नाम वाला वो स्टाइल जो है वो रखा हुआ था, चारों तरफ से बाल गिरे हुए, टेकन इन अ फोटोग्राफ स्टूडियो एंड वाइना वेयर ही हैड डन द 6 month diploma course that had qualified him to applied for the post of imperial entomologist। और ये उन दिनों की बात है जब उसने वाइना के अंदर ये खूबसूरत पिक्चर जो है वो उठाई थी, और जहां से उसने 6 month का डिप्लोमा भी किया था, जिसके आधार पे उसे एक पोस्ट मिली थी इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट की अंग्रेजी सरकार के अंदर। So it was during those few months they spent in Vienna that Mamachi took her first lesson on the violin। और ये उन दिनों की बात है जब मामाची अपने पहले लेसन्स ले रही थी, किसके ऊपर, वायलिन के ऊपर। यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है। The lessons were abruptly discontinued when Mamachi's teacher, जिसका नाम लॉन्स्काई होता है, ट्रिफेंथल, made the mistake of telling Papachi that his wife has exceptionally talented, wife is exceptionally talented। So यहाँ पे क्या होता है काम कि जो मामाची की टीचर होती है वो एक दिन क्या कहती है पपाची को कि जब वो वायलिन की क्लास में सीखने जाती है कि आपकी वाइफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड औरत है। ठीक है, और मामाची के वायलिन बजाने में बहुत ज्यादा, जिसे हम कहेंगे कि एक्सेप्शनल टैलेंट है उसके पास, और बहुत जल्दी चीजों को सीख पाती है। तो ये बताने की गलती कर दी उसने, और उसकी बेबी की जो गैर मामूली काबिलियत जो उसने देखी तो उससे वो जेलस हुआ फिर से। उसके ख्याल में वो मौसीकी की महफिलों में हिस्सा लेने की भी काबिलियत रखती है, जिससे उसे आइडिया था कि उसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में बुलाया जा सकता है और जहां पे वो परफॉर्म कर सकती है और अच्छा फैम कमा सकती है। लेकिन पपाची को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये वही वायलिन था जिसकी तार उसने तोड़ी थी और दरिया में फेंक दी थी। आई बात समझ? आई होप कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको मैं कनेक्ट करूंगा कि ये किस वायलिन की बात हो रही है। मामाची पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम, और उसके बाद क्या होता है काम, मामाची ने सारी पूरे कुंबे की या पूरी फैमिली की जो फोटो थी, जिसे हम कहेंगे एक कटिंग के तरह चिपका दी थी एल्बम, द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पपाचीज डेथ। और ये वो सारी जो है उसने फैमिली के उस एल्बम में रखी थी जहां पे उस पेपर में आया था जहां पे पपाची की डेथ की न्यूज आई थी। इट सेड नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनॉन जॉन एपे सन ऑफ लेट रिव ई जॉन एपे ऑफ Eminem, popularly known as Punyan Kunju, suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night। और इसमें क्या लिखा हुआ था कि जिसका असली नाम जो होता है श्री बेनॉन जॉन एपे, सो उसका नाम फुल लिखा होता है सन ऑफ लेट किसका,
रिव ई जॉन एपे, उसके बाद का नाम भी लिखा होता है, जो कि आइमेनम के रहने वाले होते हैं। पॉपुलरली नोन एज, उसका नाम क्या था, पुनियन खुंजू, जो उसका नाम था, और उस नाम से, और उसको लिखा हुआ था कि उसका एक हार्ट अटैक हो जाता है एंड ए पास्ड अवे एट द कोट्याम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट, जिसमें ये लिखा हुआ था। ही डेवलप्ड चेस्ट पेन अराउंड 1.5 am, उसको रात के 1 बजे अराउंड चेस्ट पेन हुआ एंड वाज रश टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में रश किया गया, पहुंचाया गया। द एंड केम एट 2:45 am, और जहां पे उसकी डेथ की खबर आती है 2:45 पे। Shri Epe had been keeping in different health since last 6 months. So इसे ये भी कहा गया था कि बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी जो खबर है वो अखबार में छापी हुई थी कि मुहतरम अपनी सेहत के पिछले 6 महीने से ठीक नहीं थे। कुछ 6 months की बात करी है कि इन 6 महीनों में वो बीमार रह रहे थे। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सुषामा एंड 2 children। और उसके बाद क्या रखा है, अपने पीछे वो अपनी बीबी सोशामा और जिसे हम कहेंगे और 2 बच्चों को छोड़ के, एक बेटी और एक बेटा को छोड़ के दुनिया से रखलत कर गए हैं या गुजर चुके हैं। लास्ट पेरा, एट पपाचीज फुनरल ममाची क्राइड एंड हर कॉन्टैक्ट लेंसेज स्लिट अराउंड इन हर आईज। सो क्या होता है कि पपाची की डेथ के दौरान ममाची जो है बहुत जोर से रोती है, और उन दिनों में जो बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो आंखों में जो स्पेक्स लगे हुए थे, लेंसेज जो लगे हुए थे, वो इधर उधर सरक जाते हैं। आंखों के अंदर जो लेंसेज लगे हुए थे वो क्या थे, इधर उधर सरक जाते हैं। अमू टोल्ड द ट्विंस दैट ममाची वॉज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज्ड टू हिम दैट बिकॉज शी लव्ड हिम। और उसके बाद अमू ने दोनों जुड़वाओं को बताया कि मामा जी जो थी ज्यादा इसलिए रो रही है कि क्योंकि उनको पपाची के साथ बहुत प्यार था, ही यूज्ड टू हिम। और वो बेसिकली क्या थी, इज क्राइंग मोर रियली शी वाज यूज्ड टू हिम, क्योंकि इंसान जब किसी आदमी के साथ रहता है तो ऑब्वियसली उसे उसके साथ में रहने की आदत हो जाती है, चाहे वो किस भी कैरेक्टर का हो, बिकॉज शी लव्ड हिम। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। शी वॉज यूज्ड टू हैविंग हिम स्लॉचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री, और वो बहुत ज्यादा उसे मिस कर रही थी। वो इस चीज से बहुत ज्यादा आदी हो चुकी थी कि उसके राउंड से, जो पिकल फैक्ट्री या पिकल के अराउंड जो चीजें थी उनके इर्द गिर्द वो घूमा करता था। एंड वॉज यूज टू बींग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो उसे मार खाने की भी एक आदत सी पड़ी हुई थी ममाची को। अमू सैड दैट ह्यूमन बींग्स वेर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। और उसके बाद अमू क्या कहती हैं कि बेसिकली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्रिएचर्स होते हैं किस बात के, दे आर एक्चुअली यूज्ड टू हैबिट। जो सारी चीजें हम करते हैं ना वो हमारी हैबिट्स होते हैं, और हम अपनी आदतों के मुताबिक अपनी लाइफ को जीते हैं। एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग दे कुड गेट यूज्ड टू। और ये एक कोई अमेजिंग बात नहीं थी, और ऑब्वियसली क्या है, ये इन चीजों की आदी होना भी कोई नई बात भी नहीं थी, और इसलिए वो इन सारी चीजों की आदी हो चुकी थी। यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू, अमू सेड, to see that beatings with brass verses were the least of them। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हैरान कुन था कि वो कैसी कैसी चीजों के आदी हो जाते हैं इंसान, यानी कि मार के आदी हो जाना, किसी की बुरी आदत के साथ अपनी आदत को डाल लेना, भले ही आप उसको लाइक करते हो या ना लाइक करते हो। आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत है, अमू कहती है लास्ट पे, ये देखने के लिए कि पीतल के फूलदान से जो होने वाली पिटाइयां इन चीजों में सबसे मामूली बात होती थी, क्योंकि वो इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा आदी हो चुकी थी। दिस फाइनली कंक्लूड्स टुडेज टॉपिक, एंड आई होप कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर फिर से एक बार बता दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पर डिस्कस करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल्ड, जिसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन एज कंप्यूट। जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न्स में जेके बॉस में, उसके रिलेटेड मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व निगहबान, अपना ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और साथ में सजेशंस देते रहें कि हम अपने लेक्चर्स को और ज्यादा कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट अप टिल वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एंजॉय द रेस्ट पार्ट।